नमस्कार। आज के इस क्लास में जो कि हमारा तीसरा क्लास है ये, और पहले क्लास में हम लोगों ने देख रखा था फ़िलॉसफ़ी के बारे में और डिफरेंट स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। दूसरे क्लास में वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या लेके चल रहे हैं कि जो हमारा सिलेबस है हम बस केवल उसी को सिलेबस को टू दी पॉइंट लेकर चल रहे हैं, जो पॉइंट वाइज चल रहे हैं, जो मेन आपका जो नोट्स है जिससे कि हम लोग तैयारी कर सकते हैं, और जो नोट्स है वो आपका एक प्रकार से एमसीक्यू के रूप में भी वो आपका सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा आपको वो। तो इस तरह से चीज़ें चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार यानी कि सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, मतलब ये क्या होता है। तो शिक्षा जो है वो समाज की संरचना, मूल्यों, परंपराओं और संस्थाओं पर आधारित होती है। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा जो भी है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ाते हैं, वो क्या होती है, समाज की संरचना पर, उनके जो मूल्य हैं, समाज के जो मूल्य हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, ठीक है, और जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं उन सभी को मिलाकर उनके पर मतलब कि बेस्ड उन्हीं पर रहता है। यह व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाती है, यानी कि आपको समाज में जिस तरह से रहना है, जो आपका समाज है उसके आपको वो अनुकूल बनाती है। सामाजिक उत्तराधिकार यानी कि आपको सोशल कंटिन्यूटी भी आपको वो प्रदान करती है, सुनिश्चित करती है कि आप वो समाज में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, आप वो समाज में रच बस जाए। भारतीय समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का विकास करना भी है। तो भारतीय समाज में खास करके जो हम लोग का जो अपना कल्चर है, उसमें शिक्षा का मतलब कि केवल ये नहीं होता कि आपको केवल किताब का ज्ञान दे दिया जाए, बुकिस आपको बना के रख दिया जाए, नहीं, साथ ही साथ आपके लिए अंदर में जो नैतिक है और जो सांस्कृतिक है और जो सामाजिक चेतना है उसका भी विकास करना इसका मेन उद्देश्य है। वो भी ये चाहती है कि आप किताब के साथ साथ जो है वो मॉरली भी आप स्ट्रांग हो, आप कल्चरली भी आपका स्ट्रांग हो और सोशल भी आप स्ट्रांग हो। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्य बिंदु क्या है, समाज के मूल्य और संस्कृति को बनाए रखना। यानी कि शिक्षा का जो सोशोलॉजिकल बेसिस होता है ना, उसका मेन पॉइंट क्या होता है, वो ये है कि समाज के मूल्य और संस्कृति को बना करके रखता है। ये सामाजिक नियंत्रण और समायोजन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ व्यक्ति और समाज के बीच का संतुलन स्थापित करना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो समाज में किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से वो अपने आप को सामंजस्य बैठाएगा, ये सारी चीज़ें इस पर हम लोग करते हैं और ये हमारे प्रायोरिटी में आता है ये। ठीक है, सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो जो इसका जो सोशोलॉजिकल बेसिस जो है ना, इसका हम लोग थोड़ा सा परिचय देख लें। जो हम लोगों ने देख रहा था वो क्या था, बस वो एक आपका ये था। तो परिचय इसका में यही होता है ना कि शिक्षा और समाज एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं, मूल्यों और परंपराओं के अनुसार व्यक्ति को ढाल देता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र के अनुसार शिक्षा वो जो होती है ना, केवल ज्ञान ही नहीं देती है, बल्कि आपके सामाजिक व्यवहार, आपके सांस्कृतिक मूल्यों को, धरोहरों को और आपकी जो मान्यताएं हैं ना, उसको भी वो विकास की प्रक्रिया में शामिल करती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि सोशोलॉजिकल मीनिंग क्या है एजुकेशन का। शिक्षा समाज में सामाजिक विरासत के अंतरण का माध्यम है, पहला। दूसरा होता है कि यह व्यक्ति के सामाजिक रूप से उपयुक्त बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी इंसान को, जो व्यक्ति जा रहा है, स्कूल जा रहा है, सीखने को जा रहा है, वो किस प्रकार से जब निकलेगा स्कूल से, तो वो समाज में किस प्रकार से अपने आप को ढालेगा, किस प्रकार से समाज के उपयुक्त बनेगा, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। ये इसका एक मेन उद्देश्य होता है। शिक्षा समाज की संरचना और संस्कृति को बनाए रखने और बदलने का माध्यम है। ठीक है, तो भारतीय समाज की जो विशेषताएं होती हैं, जो शिक्षा को भी प्रभावित करती हैं, तो जो हमारा जो अलग अलग नहीं कहते हम लोग कि इंडियन कल्चर जो है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ, विविधताओं से भरा हुआ है। आप अलग अलग आप ये स्टेट में जाएंगे ना, तो आपको अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के लोग मिलते हैं वहाँ पर। तो समाज, भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं ना, वो भी शिक्षा को प्रभावित करती है जी। जैसे कि विविधता, डाइवर्सिटी, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि की विविधता जो है ना, शिक्षा प्रणाली को बहुआयामी बनाती है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल बनाती है। ठीक है, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम भी होता है, ऐतिहासिक रूप से शिक्षा तक पहुंच में असमानता उत्पन्न करती है। तो जो कास्ट सिस्टम होता है ना, वो बहुत सारे कास्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि
वो लड़कियों को नहीं पढ़ने के लिए दिया जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे समाज होता है जिनको पढ़ाई से दूर रखा जाता है, वंचित रखा जाता है ना। तो ऐसी व्यवस्था, जाति व्यवस्था भी शिक्षा को प्रभावित करती है। गरीबी और असमानता, आर्थिक स्थितियाँ शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को प्रभावित करती हैं। धार्मिकता और परंपरा, नैतिक मूल्यों और धार्मिक शिक्षा का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से इस पर पड़ता है। आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति, विज्ञान, तकनीक और वैश्वीकरण से शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 5 था ना, वो क्या था, समाज मतलब भारतीय समाज की, और ये अलग अलग मतलब कि विशेषताएँ हैं जिसके कारण हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है ना, उसके अनुसार वो बदलते रहता है। तो अगर आप अपने आसपास के स्कूल में भी अगर आप देखते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि भाषा, धर्म, जाति के आधार पर स्कूल की व्यवस्थाएं जो होती है ना, शिक्षण व्यवस्था जो होती है वो अलग अलग होती है। शिक्षा और समाज के बीच संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, शिक्षा समाज के लिए, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली का विकास होता है। ठीक है, समाज शिक्षा के लिए, सामाजिक संरचना, संस्कृति और मूल्य शिक्षा की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, शिक्षा समाज को बदलती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन, न्याय, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देती है ना। शिक्षा समाज की स्थिरता बनाए रखती है, सांस्कृतिक उत्तराधिकार और सामाजिक समरूपता सुनिश्चित करती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि दोनों के बीच का संबंध क्या है। शिक्षा समाज के लिए है और समाज शिक्षा के लिए है, और दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, सांस्कृतिक संचरण का माध्यम है। तो शिक्षा जो होता है ना, वो हमारी परंपराएं, भाषा, इतिहास एवं मूल्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है, वो चलते जाते हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है, जो हमारी संस्कृति है ना, वो एक दूसरे को मतलब कि मिलते चले जाता है विरासत के रूप में। सामाजिक नियंत्रण का उपकरण है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक मानदंडों के अनुसार ढालती है, यानी कि समाज का जो व्यवहार है, किस प्रकार से उसको आचरण करना चाहिए, तो शिक्षा जो है ना, व्यक्ति को उस सामाजिक ढर्रे में उसको डालने का काम करता है, उसको सेट करने का काम करता है। सामाजिक एकीकरण का साधन, विविध पृष्ठभूमियों के लोगों को एकीकृत करने का साधन है, ये सहायक होता है शिक्षा। सामाजिक गतिशीलता का साधन होता है। तो शिक्षा से व्यक्ति ऊंची सामाजिक आर्थिक स्थिति प्राप्त करता है। तो अगर आप शिक्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं, जितने भी आपको मतलब जैसे जैसे आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, समाज में आपकी हैसियत और आपकी आर्थिक स्थिति भी उसी के अनुसार बदलते चली जाती है। समाज में समानता लाने का माध्यम होता है शिक्षा। तो शिक्षा जो है वो वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम करती है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो वंचित क्यों रह जाते हैं, वंचित इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनके पास अज्ञानता है, उनके पास जानकारी नहीं है, उनके पास शिक्षा का अभाव है। तो जब आप शिक्षित होते हैं, तब आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, तब आप अपने कर्तव्यों के बारे में जानते हैं, और तब आप जानते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे भी क्या होता है, व्यक्ति जो है वो मुख्य धारा में आता है। भारतीय संदर्भ में शिक्षा की चुनौतियाँ क्या क्या है, चैलेंजेस इन इंडियन कॉन्टेस्ट। अब अगर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख ली, उनकी व्यवस्थाएं देख ली, उनकी विशेषताएं देख ली, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां भी है। ठीक है, अगर हम शिक्षा की चुनौतियां भारत के परिवेश में, चूँकि यहाँ पर क्या है ना कि हर एक स्टेट में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वहाँ की सामाजिक रीतियाँ हैं, सांस्कृतिक परिवेश है, तो वहाँ पर भी शिक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में असमानता। ठीक है, आप देख लो जी, तो जो शहर है और जो गांव में जो स्कूल है, जो शहरों में जो स्कूल हैं, दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई होती है, जो गैप होता है। लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा में पिछड़ापन है। शिक्षा की व्यावसायिकता और निजीकरण, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आज के समय में, शिक्षा को सभी वर्गों तक और सभी लोगों तक पहुंचाने में। गुणवत्ता की कमी और शिक्षकों की उपलब्धता, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि विद्यालयों में शिक्षक जो हैं वो कितने उपलब्ध हैं। ठीक है, शिक्षकों की कमी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में। और साथ ही साथ शिक्षकों की गुणवत्ता भी मतलब कि मायने रखती है कि किस प्रकार के हमारे शिक्षक हैं और उनका जो इंटेलेक्ट लेवल है वो कितना है। तो ये अलग अलग हमारी चुनौतियां हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सरकारी प्रयास क्या क्या किया जा रहा है शिक्षा को ये करने के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 जो था, उसमें जो प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, वो क्या है, समावेशी शिक्षा, यानी कि समावेशी शिक्षा का इसमें एक डाला गया है। बहुभाषिक, कौशल आधारित और समग्र
विकास पर बल दिया गया है। समावेशी शिक्षा क्या होता है? हर तरह से बच्चे को परिपूर्ण कर देना, ठीक है। और बहुभाषिक, यानी कि इसमें जो भाषा की जो वरीयत, भाषा की जो बाउंड्रीज जो था ना, आपका जो रुकावट जो था उसको हटा दिया गया है। अब क्या हो गया है कि NEP 2020 में आप रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ाने के लिए भी अब हो गया है कि बच्चे जो है वो क्लास 8वीं तक जो है वो अपने मातृभाषा में पढ़ेंगे। मातृभाषा मीन्स अपने जो उनका अपना रीजनल लैंग्वेज है उसमें वो पढ़ाई करेंगे। और तो और आप अगर हायर क्लासेस में जा रहे हैं तो आप अपने लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, उसके अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज आपका लिमिटेड रहता है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है। NEP में एक चीज़ और भी है ना कि पूरे इंडिया के लिए, यानी कि एक भारत एक सिलेबस पर भी जोर दिया गया है कि पूरे भारत में, मतलब कि पूरे कंट्री में सिलेबस सभी का एक होना चाहिए, जिससे कि एक इन्फॉर्मेटिव बने उसमें। तो समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का एकीकृत दृष्टिकोण है, ठीक है। RTE अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था 2009 का, उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया गया, और अब तो ये बढ़ा दिया गया है इसको भी थोड़ा सा, ठीक है। इसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। तो अगर हम लोग कंक्लूजन पर चले ना, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज की विविधता, परंपराएं, सामाजिक संरचना और परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा समाज के विकास, बदलाव और समरसता का प्रमुख माध्यम है। अतः एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली वही होगी जो समाज के वर्तमान संदर्भों को समझते हुए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है। तो ये हमारा उसमें ये था। तो जब हम लोग बात कर रहे थे ना इसके बारे में, हम लोग बात कर रहे थे सोशल और एजुकेशनल कॉन्टेस्ट जो हमारा भारत के ये में था, संदर्भ में था, सोशोलॉजिकल बेसिस जो था शिक्षा का हमारे भारत में, यानी कि इंडियन कॉन्टेस्ट में सोशोलॉजिकल बेसिस जो था शिक्षा का, उस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। उसी के अगली कड़ी में आता है आपके पास ये, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय, कहाँ चला गया, ठीक है, भारतीय संदर्भ में शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार। ये तो हम लोग देख चुके हैं जी। और हम लोग चलते हैं इसमें भारतीय समाज की आकांक्षाएं, यानी कि एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब हम लोग बात करते हैं, वो जो है ना ये सारी चीज़ें आपका पहले से जुड़ा हुआ है, यानी कि मेन टॉपिक जो था वो आपका वो जो सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ ये था ही, लेकिन उसी सब ये सब कुछ आपका जुड़ा हुआ है, सारी टॉपिक जो है एक दूसरे से अब ये कनेक्टेड है, इंटरनल टॉपिक है ये। एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज की आकांक्षाएं। तो भारतीय समाज निम्नलिखित लक्ष्य की ओर अग्रसर है। उसकी सोच क्या है, वो चाहता क्या है? लोकतंत्र और समानता, सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिले, अवसर मिले। सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों जैसे कि SC ST OBC को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जाए। आधुनिकीकरण और परंपरा का संतुलन बने। विज्ञान और तकनीक के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी संरक्षण हो। ये क्या है? ये हमारी मान्यता, हम इसको चाहते हैं, ये हमारी आकांक्षाएं हैं। राष्ट्र की एकता, विविधताओं में एकता की भावना को विकास करना, विकसित करना। तो ये भारतीय समाज की आकांक्षाएं हैं, वो चाहता है, ये एस्पिरेशन, ठीक है। तो भारतीय समाज की मुख्य आकांक्षाएं क्या क्या हैं, उस पर हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं, विस्तार से। और यहाँ पर ये जो नोट्स है ना, इसको मैंने पॉइंट वाइज इसलिए किया है ना कि इसी से आपका जो है वो MCQ भी आपका वो बनता चला जाएगा। तो इससे भी आपका एक बेनिफिट हो जाता है ना कि आपका MCQ भी इसी में तैयार हो जाता है। समानता और सामाजिक न्याय, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, सभी वर्गों को समान अवसर मिले। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के भेदभाव के बिना सभी लोगों को पढ़ने का एक समान अवसर प्रदान किया जाए। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में लाना। आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने इसका सामाजिक और समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया है, ठीक है, उस पर बल दिया गया है। दूसरा जिसकी आकांक्षा थी वो है लोकतंत्र और नागरिकता का बोध, डेमोक्रेसी एंड सिविक कॉन्शियसनेस, लोगों में आए, लोग जो है वो लोकतांत्रिक मूल्य जो होती है ना हमारे, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व की भावना है, इन सभी का विकास हो लोगों में, लोग इसके बारे में जाने और इसको अपनाएं। शिक्षा के माध्यम से सक्रिय नागरिक तैयार करना भी हमारी आकांक्षाओं में से एक है। विचारों की अभिव्यक्ति और असहमति के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। तो हम लोग जैसे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक मूल्य है ये
कि आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं किसी के विचार से असहमत होने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है कि आप अपनी बात को रख सकें। तो ये क्या है, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। और यही होता है, यही आकांक्षा है किसकी, कि हम जब शिक्षा दें तो हमें ये भी मिलना चाहिए लोगों में कि वो अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रख सकें। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, विविधता में एकता की भावना को पोषित करना, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र के पार जाकर भारतीयता की भावना को विकसित करना, ठीक है जी। साथ ही साथ राष्ट्रीय त्योहारों, संविधान दिवस, वंदे मातरम आदि के माध्यम से एकता का संदेश देना। तो ये क्या हो गया, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना भी आकांक्षाएं में, आकांक्षा हमारी है वो आता है। आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मॉडर्नाइजेशन एंड साइंटिफिक टेम्पर, तो लोगों में शिक्षा के साथ साथ अंधविश्वास, रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया जाए और अंधविश्वास से पर्दा हटाया जाए। वैज्ञानिक सोच, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और नवाचार का समर्थन करें और लोगों को नवाचार के लिए बढ़ावा दें, उनको प्रमोट करें, उनको हम लोग आगे बढ़ाएं। डिजिटल शिक्षा, तकनीकी विकास और सूचना तकनीक में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पर भी बल दिया गया है, ये भी हमारी आकांक्षा में आता है। सांस्कृतिक संरक्षण और नैतिक विकास, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट, भारतीय संस्कृति, परंपराएं, भाषा और कला का संरक्षण हो। नैतिक मूल्यों जैसे कि ईमानदारी, करुणा, सहिष्णुता का विकास हो। ग्लोबलाइजेशन के बीच सांस्कृतिक जो हमारी अस्मिता है उसको भी हम लोग बनाए रखें। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, कि हम लोग विकास भी करें, डेवलप भी करें, ठीक है, लेकिन साथ साथ हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी बचा कर रखें। हम अपने अंदर में जो हमारा जो मॉरल वैल्यू है ना, इसको मॉरल वैल्यू पे एक अलग से टॉपिक ही है जो हम लोग देखेंगे। मॉरल वैल्यूज़ को भी हम लोग बचा कर रखें, अपनी ईमानदारी, करुणा, सहिष्णुता को हम अपने अंदर बनाए रखें। समावेशी और समतामूलक समाज का निर्माण करना, ठीक है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, उसको बनाना। कोई भी वर्ग जो है वो शिक्षा और विकास से वंचित न हो, ये इसकी सोच है। लैंगिक समानता और क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक सौहार्द पर बल दिया जाता है कि ये बना रहना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, तो ये भी हमारी आकांक्षाओं में से एक है। आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड सेल्फ रिलायंस, मानव संसाधन विकास के द्वारा उत्पादकता और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जाए। स्किल डेवलपमेंट, रोजगार उन्मुखी शिक्षा और नवाचार को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना कि भाई अब लोगों में स्किल डेवलप भी किया जाए, जिससे कि आर्थिक प्रगति भी हो और लोग आत्मनिर्भर भी बने। यानी कि अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी भी लोग जो है ना वो नौकरियों के लिए डिपेंड करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। लोगों में एक जो होता है ना कि सेल्फ हम लोग जो है सेल्फ अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएँ। तो हमारे अंदर जो कि स्किल डेवलप जब तक नहीं होगा, हम अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिला तो हम लोग अपने स्किल के थ्रू अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। तो रोजगार उन्मुखी शिक्षा की तरफ भी और नवाचार की तरफ भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि हम लोग आर्थिक प्रगति और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ सकें। सतत विकास और मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये इस तरह की जो योजनाएं अभी चल रही हैं वो इसी दिशा में कारगर है। मेड इन इंडिया जिसको कि सरकार भी प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं मार्केट में, आप देखते होंगे उसको। और आत्मनिर्भर भारत, यानी जो भारत जो है वो अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और पर डिपेंड न रहे, वो अपनी ज़रूरतों को खुद से पूरा कर सके, आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए भी हम लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और हर साल, इस बार बजट में भी इसके लिए बहुत पैसा अलॉट किया गया है, फंडिंग की गई है, जिससे कि इसको और बढ़ावा दिया जा सके। सतत विकास और पर्यावरणीय चेतना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, प्रकृति के प्रति लोगों का लगाव, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जलवायु संतुलन पर भी हम लोगों को जोर देने के लिए कहा गया है, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है। हरित क्रांति, हरित शिक्षा, पारिस्थितिकी शिक्षा, संरक्षण और जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम लोग व्यवहार कर सकें, ताकि हम लोग, इसमें ये कहा जा रहा है ना कि आप जो है वो इन्वायरमेंट के साथ अटैच करें, अपने आप को हरियाली के साथ जोड़ें, नेचर के साथ जोड़ें, और जो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना उसको हम लोग बना करके रखें, ताकि हम लोग सब सस्टेन कर पाएँ। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए
जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, पानी की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और पानी तो हमें चाहिए ही जी। तो ये सब चीज़ों को हम लोग जब तक संरक्षित नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने आने वाले समय में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो सतत विकास है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन सब प्रकृति प्रदत्त मुफ्त में जो दी जा रही है प्रकृति के द्वारा, उसका हम लोग संरक्षण करें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। यहाँ तक तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कहीं भी डाउट होता है ना, लगता है कि ये टॉपिक मतलब कि आउट ऑफ ये है, या फिर आपको कहीं भी अगर डाउट लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में डालिएगा उसको। और ये यही होता है संवाद, जब हम लोग संवाद करते हैं ना तो समझने में आसानी होती है। ठीक है, और सीखने का माध्यम भी वही होता है, संवाद ही होता है। शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन फुलफिलिंग एस्पायरेशन। तो हमारा जो एस्पायरेशन है, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, उसको शिक्षा कैसे फुलफिल करती है। समानता, समान अवसर, समावेशी पाठ्यक्रम, सभी को समान अवसर मिलेगा सीखने का, पढ़ने का, और समावेशी पाठ्यक्रम रहेगा जिसमें सभी लोग एक दूसरे से मिल करके सीख पाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र, नागरिक शिक्षा, संवैधानिक मूल्यों का बोध, आधुनिकीकरण, तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास संस्कृति, भाषाई और सांस्कृतिक शिक्षा। तो ये जो हमारी आकांक्षाएं हैं, समानता का, लोकतंत्र का, आधुनिकीकरण का, आत्मनिर्भरता का और संस्कृति के प्रति हमारा लगाव बनाए रखें, संस्कृति के संरक्षण के लिए जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो सब कैसे पूरी होगी। शिक्षा की भूमिका उसमें क्या है, भाषाई और सांस्कृतिक शिक्षा भी जब हम लोग देते हैं अपने क्लासेस में, तो भी हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा दें, उनके प्रति उनका लगाव बनाएं। तो शिक्षा जो है वो हमारे एस्पिरेशन को फुलफिल करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर हम लोग इसमें कंक्लूजन की बात करें कि अगर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो उसका यही है कि भारतीय समाज की जो आकांक्षाएं हैं वो केवल आर्थिक प्रगति तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, बल्कि वो एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर मतलब कि उन्मुख है, जा रही है, जो कि न्यायपूर्ण हो, समतामूलक हो, लोकतांत्रिक हो और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आधुनिक हो। तो ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। अब इसी में आपका जो एक सब टॉपिक जो है ना, वो है रोल एंड फंक्शन ऑफ होम, स्कूल, कम्युनिटी, रिलीजन, मीडिया एंड स्टेट एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, सामाजिकरण के माध्यम, यानी कि सामाजिकरण में घर, विद्यालय, समुदाय, धर्म, मीडिया और राज्य का क्या रोल है। ठीक है, तो हम लोग बस जब घर से बात करते हैं ना, तो घर का क्या रोल होता है। सामाजिकरण की पहली इकाई घर है, जहाँ से हम लोग सोशल कल्चर सीखते हैं। भाषा, नैतिकता, अनुशासन और व्यवहार की प्राथमिक शिक्षा में कौन देता है, हमारा घर देता है। भावनात्मक विकास और व्यक्तित्व निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है कौन, घर। तो जब हम घर में रहते हैं, जहाँ पर हमारे पास एक लीडर है, मुखिया है, जो घर के जो बड़े होते हैं वो हमारे मुखिया है, जिनकी बातों को हम लोग सुनते हैं, सम्मान करते हैं और उनकी बातों का हम लोग पालन करते हैं। घर में जब हम लोग भाई बहन रहते हैं तो हमारी सामाजिक समीकरण वहाँ पर बन जाता है, भावनात्मक विकास होता है, हम लोग एक दूसरे के दुख के दर्द को समझते हैं, एक दूसरे की खुशियों को हम लोग आपस में बांटते हैं, शेयर करते हैं। तब हम लोग वहाँ पर अपने व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, हम लोग वहाँ पर अच्छे बुरे का भेद समझते हैं। तो आपके अंदर में जो नैतिकता है, जो मॉरल है, जो डिसिप्लिन है, जो आपका बिहेव है, वो हम लोग कहाँ से सीखते हैं, अपने घर से ही उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, दूसरा जो आता है आपका स्कूल। स्कूल किस प्रकार से समाजीकरण में सहयोग करता है। औपचारिक समाजीकरण का केंद्र होता है स्कूल। जब हम लोग घर से निकल कर के स्कूल जाते हैं, स्कूल में अलग अलग वर्ग, अलग अलग सांस्कृतिक मतलब परिवेश के लोग वहाँ पर आते हैं और वो लोग वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जब हम उन लोगों के साथ बैठते हैं तो वहाँ पर औपचारिक समाजीकरण विकसित होता है। ज्ञान, अनुशासन, सहकार्य और राष्ट्रीय चेतना का विकास करता है स्कूल। व्यक्ति को समाज में प्रभावी भूमिका निभाने हेतु तैयार करता है, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, डिसिप्लिन और टीम वर्क जो होता है ना, वो हम लोग कहाँ से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। तो ज्ञान के साथ साथ अनुशासन और टीम वर्क, सहकार्य करना और नेशनल इंटीग्रिटी यानी कि राष्ट्रीय चेतना के लिए भी हम लोग वहीं से तैयार होकर निकलते हैं। और जब हम लोग स्कूल से निकलते हैं तो हम लोग पहुँचते हैं समुदाय, कम्युनिटी के पास। तो घर से निकले, स्कूल गए, तो एक बड़ा आपको कम्युनिटी मिल जाता है ना। और जब स्कूल से निकल जाते हैं तो हम लोग डाइवर्स प्लेस पर जाते हैं, कम्युनिटी में चले जाते हैं।
तो अपनी सामाजिक पहचान बनाते हैं और संबंधों का निर्माण करते हैं। तो जब आप स्कूल में रहते हैं तो एक छोटे से एरिया में रहते हैं, बाउंड्री में रहते हैं, लेकिन जब आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो आप एक समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। तो जो चीज़ आप सीखते हैं स्कूल में, लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन, बिहेवियर, ठीक है, मॉरल, तो ये सारी चीज़ों को आप जो है कम्युनिटी को वापस लौटाते हैं, जिससे कि आपकी वहाँ पर पहचान बनती है, एक रिकग्निशन बनता है और लोगों के साथ आपका संबंधों का निर्माण होता है। लोग नए नए लोग आपको वहाँ पर मिलते हैं, आपको अलग नज़रिए से देखते हैं, आपका एक अलग पहचान बनता है समाज में। सांस्कृतिक आयोजनों, लोक परंपराओं व समूह व्यवहार के माध्यम से शिक्षा देता है। तो अलग अलग जो संस्कृति है, अलग अलग जो उसका आयोजन है, जब आप समुदाय में जाते हैं तो आप देखते हैं उनकी ना अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग सांस्कृतिक मूल्यों को संजोने वाले लोग हैं। आप जब उनके साथ जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठीक है, जब आपका सामूहिक व्यवहार होता है ना, तो ये भी कहाँ से आता है? शिक्षा के माध्यम से ही आता है। रिलीजन की बात करते हैं अगर हम, तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देता है हमें धर्म। जीवन के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करता है रिलीजन। भारत में विभिन्न धर्मों की शिक्षा प्रणाली संस्कृति और बहुलता को दर्शाती है। ठीक है, तो भारत क्या है? विविधताओं का देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, और वो सब एक साथ समावेशी शिक्षा में आ जाते हैं। वो अपना अलग अलग काम जो होता है वो एक साथ मिल के करते हैं। ठीक है, तो भारत में विभिन्न धर्मों की शिक्षा प्रणाली जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन उनकी संस्कृति और ये बहुलता जो होती है ना, आपस में एक दूसरे को जोड़ती है। मीडिया का क्या रोल है इसमें? जनमत निर्माण और जानकारी का बड़ा स्रोत। मीडिया जो है आज के डेट में, आज के समय में जानकारी का खजाना है। यानी कि मीडिया से एक दूसरे तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, और जहां से हम लोग का जनमत निर्माण होता है। आप जब अपने मत को, अपने जो जनता का जो मत होता है ना, जनता का जो विचार है वो पहुंचता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करता है कौन? मीडिया। तो समाचार, इंटरनेट, टेलीविज़न, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाता है। ये युवाओं की सोच, व्यवहार और आदर्शों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो अब इसमें राज्य की क्या भूमिका आती है? शिक्षा नीति और योजनाओं का निर्माण कौन करता है? स्टेट करता है। जैसे कि नए नए शिक्षा नीति का निर्माण करता है, जैसे अभी बना है ना, एनईपी 2020 बना है, आरटीई लागू हुआ, ये सारी चीज़ें कौन करती है? ये सारी चीज़ें राज्य सरकार करती हैं, केंद्र सरकार करती हैं। ठीक है, तो ये स्टेट का काम होता है। सभी धर्मों के लिए शिक्षा उपलब्ध हो, ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये राज्य सुनिश्चित करेगा। राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास में शिक्षा का क्या उपयोग होगा, कैसे हम लोग उसका यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? राज्य डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग एस्पायरेंट के लिए हम लोग उसको पूरा करते हैं। तो जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो सरकार की आकांक्षाएं हैं, जो समाज की आकांक्षाएं हैं, वो अलग अलग रूपों में किस प्रकार से पूरी की जाती है। चाहे वो घर हो, घर से शुरू होता है, घर, स्कूल, सोसाइटी, ठीक है, मीडिया, राज्य, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको करते हैं। रिलेशन है, समुदाय है, ये सारी चीज़ें। चलिए, अब अगला जो हमारा जो एक सब टॉपिक है वो है एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। यानी कि जो एजुकेशन होता है ना, पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, वो किस प्रकार से एक साधन के रूप में काम करती है। किसके लिए? सामाजिक परिवर्तन के लिए। सोशल चेंज कब आता है? जब व्यक्ति शिक्षित होता है। ठीक है, रूढ़ियों और कुरीतियों जैसे कि जातिवाद है, लैंगिक भेदभाव होता है, इसको कौन चुनौती देगा? जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेटेड है, जिसको पता है कि ये रूढ़ियाँ और ये जो कुरीतियाँ हैं, ये जातिवाद जो है वो हमारे विकास में बाधक है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन भी लाता है कौन? एजुकेशन। तो एजुकेशन जो होता है ना, एक एजेंट है सोशल चेंज के लिए। नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है एजुकेशन। व्यक्ति और को आत्मनिर्भर बनाता है, उसको जागरूक बनाती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो एजुकेशन है ना, वो एक एजेंट के रूप में काम करती है। किसके लिए? सामाजिक समायोजन के लिए, सोशल एडजस्टमेंट के लिए। तो सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप व्यक्ति को ढाल देता है। ठीक है, जैसे जैसे समाज चेंज हो रहा है वैसे वैसे व्यक्ति अपने आप को उसमें ढालने लग जाता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कि जो जो जनरेशन गैप आता है, क्यों आता है? क्योंकि उनके समय में समाज की जो मान्यताएं थी, जो हमारे पिताजी के समय में थी, वो हमारे समय में नहीं था। जो हमारे समय में है वो हमारे बच्चों के समय में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग सामाजिक परिवर्तनों में अपने आप को भी ढालते चले जाते हैं ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ। सहिष्णुता, सहयोग और सामाजिक समरसता को विकसित करती है सोशल एडजस्टमेंट। व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाओं के अनुरूप तैयार कर देती है।
ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम लोग समझते भी हैं और ये बहुत ही आसान भी है। सामाजिक आर्थिक विकास, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौशल विकास और साक्षरता के माध्यम से मानव संसाधन को सशक्त बनाती है। कौन? शिक्षा। आर्थिक प्रगति, नवाचार और रोजगार सृजन में भी योगदान देती है। ठीक है। साथ ही साथ सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा देती है, यानी कि सोशल मोबिलिटी को भी ये इम्प्रूव करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास, शिक्षा जो है वो सामाजिक समायोजन, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक विकास में एक एजेंट के रूप में काम करती है, एक कारक के रूप में काम करती है और एक माध्यम है जिससे कि हम लोगों को ये सब मिलता है। ठीक है। अब अगर हम इस पूरे टॉपिक का अगर थोड़ा सा कंक्लूजन निकालें हम लोग, तो कंक्लूजन यही है कि भारतीय समाज में शिक्षा जो है ना वो केवल ज्ञान का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, समायोजन और विकास का भी प्रेरक शक्ति है। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करें ना, तो शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जो कि समाज की संरचना, संस्कृति और उद्देश्य को आकार देता है, उसका एक निर्माण करता है, उसका एक स्वरूप बनाता है। ठीक है। तो जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, ये तो टॉपिक हम लोग का पूरा क्लियर हो गया कि जो हमारे जो सोशल एस्पिरेशन था और समाज की जो भूमिका थी, जो सामाजिकता जो था, वो शिक्षा के साथ किस प्रकार से उसको ये करती है, ये हम लोगों ने आज देख लिया। तो भारतीय समाज की आकांक्षाएं हैं या जो भी, इस पर जो भी हमारा जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनता है ना, मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसी में देते चले जाएं हम, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए, ताकि नोट्स भी आपको मिलेगा और आपको एक एमसीक्यू भी मिले, जिससे आपको पता चल जाए कि एमसीक्यू का रूप कैसा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। जैसे कि सामाजिक, भारतीय समाज की आकांक्षाएं। ठीक है। तो भारतीय संविधान, क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा किस अनुच्छेद में निहित है। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 38 में निहित है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इस तरह के टॉपिक से आते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक सॉलिड नोट्स प्रोवाइड कर दूं, साथ ही साथ एमसीक्यू वगैरह भी आपको मैं दे दूं, जिससे कि आपको एक सॉलिड मिले। तो मेरा एक प्रयास है, चूँकि हमको लगता है कि इसी महीने में या फिर इसी महीने में मई में या जून, हो सकता है कि फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा आरआरबी, पीजीटी और टीजीटी का। तो मेरे पास उतना टाइम भी अभी नहीं है, मुझे लगता है कि फटाफट इसको ख़त्म करना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन मैं आपको 2-3 वीडियो करके डालूँ। और ये बहुत ही आसान है, अगर आप पढ़ते हैं तो सुनना बहुत ही आसान होता है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं ना, सुनते हैं, तो वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाता है। तो जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं अभी तक, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी करता रहता हूँ हर एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैंने जितने भी वीडियोस देखे उसमें बहुत सारा समय चला जाता है हमारा एमसीक्यूज़ वगैरह को करने में। ठीक है। 1-1, 2-2 घंटे का केवल एमसीक्यू रहता है, तो उससे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो मेरा एक कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा कि नोट्स के साथ साथ आपको मैं एमसीक्यू का पीडीएफ वगैरह भी दे दूं, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। दूसरा इसमें जो एक क्वेश्चन है ना, विविधता में एकता किस प्रकार की सामाजिक आकांक्षा को दर्शाता है। तो ये राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। शिक्षा किस माध्यम से सामाजिक समानता स्थापित करने में सहायक है। तो इसमें परीक्षा प्रणाली, साक्षरता, आरक्षण नीति। ठीक है। तो ये तीनों उसमें आ जाता है। तो शिक्षा जो है परीक्षा प्रणाली के माध्यम से भी सामाजिक समानता स्थापित करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को ज़्यादा किसी को कम आंकेंगे। साक्षरता के माध्यम से भी और आरक्षण नीति के माध्यम से भी सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता स्थापित करती है। तो जो पिछड़ा वर्ग है और जो उच्च वर्ग है, उन लोगों को भी आपस में समाज में एक भागीदारी देता है। कहने का मतलब होता है कि उनको सदियों से वो दबाए गए हैं, ये है, तो उसको ये वहाँ पर ये फुलफिल करता है। ठीक है। सामाजिक, भारतीय समाज की आधुनिक आकांक्षाओं में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें जातिवादी सोच जो है वो शामिल नहीं है। इसमें 3 आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जातिवादी सोच, डिजिटल शिक्षा, महिला सशक्तिकरण। इसमें कौन शामिल नहीं है? जातिवादी सोच शामिल नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रमुख लक्ष्य को दर्शाती है। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, निजीकरण को बढ़ावा, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केवल तकनीकी शिक्षा। तो जी, इसका आंसर है समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। भारतीय समाज की आकांक्षा आत्मनिर्भर भारत किससे संबंधित है। ठीक है। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता पर निर्भर, यानी कि आत्मनिर्भर भारत क्यों होना चाहिए, ताकि हम लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो पाए। सामाजिक न्याय प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है। तो शिक्षा जो है वो सामाजिक न्याय प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में किस प्रकार की चेतना विकसित की जाती है। तो शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में नागरिक एवं लोकतांत्रिक चेतना विकसित
की जाती है। तो यानी कि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो यही होता है कि हम लोग धार्मिक रूप से किसी को बढ़ावा न दें, पारंपरिक जो हमारा चलता था उसको भी न लें, नागरिक का अधिकार, कर्तव्य और एक लोकतांत्रिक जो उसका जो चेतना है उसके अंदर में विकसित किया जाए, ताकि वो सबको एक समान दृष्टि से देख सके और नियम कानून के अंदर वो चल सके। भारत में मेक इन इंडिया अभियान किस उद्देश्य को दर्शाता है, किसको दिखाता है? वो औद्योगिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। शिक्षा के माध्यम से किस मूल्य का विकास राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है? सहिष्णुता, ठीक है, टॉलरेंस, ठीक है। भारतीय समाज की आकांक्षाओं को सबसे प्रभावी रूप से कौन पूरा कर सकता है? शिक्षा प्रणाली, है ना। तो सेना, मीडिया, शिक्षा प्रणाली, धर्मगुरु, शिक्षा प्रणाली। शिक्षा किस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है? ऊर्ध्वगामी यानी कि अपवर्ड, वंशानुगत नहीं, अपवर्ड, प्रतिगामी नहीं, निरर्थक नहीं, यानी कि निरंतर आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। सभी के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशिता है। निम्न में कौन सा नैतिक मूल्य भारतीय समाज की आकांक्षाओं में प्रमुख है? ईमानदारी, हिंसा, भेदभाव, तटस्थता नहीं, ईमानदारी। न्यूट्रल रहना भी एक प्रकार का पाप होता है, गलत काम होता है, वो भी एक अपराध है। अगर आप कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, तो आप न्यूट्रल है तो आप पाप कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय समाज शिक्षा से किस प्रकार की संस्कृति को बचाना चाहता है? पारंपरिक भारतीय संस्कृति को बचाना चाह रहा है। सतत विकास के लिए शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? पर्यावरणीय चेतना की, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि हम लोग कारखाना लगाएं, है ना, शहरीकरण करें, डेवलपमेंट करें, लेकिन एनवायरनमेंट को हम लोग बचाते हुए, सस्टेन करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चलें। शिक्षा किस अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार बन चुकी है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा जो है वो मूल अधिकार बन चुकी है। भारतीय समाज की कौन सी आकांक्षा डिजिटल इंडिया से जुड़ी हुई है? तकनीकी सशक्तिकरण। भारतीय संविधान किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? भारतीय संविधान मूल्य आधारित, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान कभी नहीं कहता कि धार्मिक शिक्षा दिया जाए, जातिवादी शिक्षा दिया जाए, है ना, और केवल संस्कृत ही पढ़ाया, जैसा कुछ नहीं होता है। किस नीति में भारतीय समाज की आकांक्षाओं को शिक्षा के माध्यम से पूरा करने पर बल दिया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 पर। तो ये एक मतलब कि एक बेसिक मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिया था यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए ना कि एमसीक्यू किस तरह के क्वेश्चन से इससे आधारित हो आएंगे हम लोगों के, जो हम लोग पढ़े हैं अभी और जिस टॉपिक पर हम लोगों ने आज चर्चा की है उससे आधारित किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि 200-300 क्वेश्चन मैं आपको हर एक टॉपिक पर दे दूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में, 50 आउट ऑफ 50 आपका एकदम रखा रहे, ठीक है। तो यही मेरा मतलब कि पुरजोर कोशिश रहेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, आप लोग इसमें सीखें। और मेरा जो इतना फास्ट जाने का जो एक रीज़न है ना, वो यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम बचे, ठीक है। अब एक ही छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के अगर हम 10 मिनट तक डिस्कस करेंगे ना, तो वो टाइम की केवल बर्बादी है। आप बस केवल क्वेश्चन देखो, उसका आंसर देखो, कहानी ख़त्म है। और कोशिश करो कि जो नोट्स हैं आप उसको अगर एक बार 2 बार देख लेते हैं और सुन लेते हैं, तो आपका बेसिक जो आपका जो है ना बहुत सारा जो एमसीक्यू है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर मतलब कि समाप्त हो रहा है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए कि इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी सतत प्रक्रिया में है ना, ये तो मेरा भी जो होता है वो डेवलपमेंट में ही चल रहा है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं और किस ढंग से, किस बेहतर ढंग से मैं आपको बता सकूँ, आपको मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ, ये मैं भी चाहता हूँ। तो अगर आपको लगता है नहीं कि नहीं सर, अगर आप ये इस तरह से करेंगे तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा, तो आपका फीडबैक मुझे बहुत ज़रूरी है, चाहिए मुझे, ताकि मैं इसको और बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। और रही बात लाइट की, तो मैं केवल कंटेंट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी, कि वीडियो कैसा है, उसका साउंड अच्छा होना चाहिए, और कंटेंट्स जो है ना वो आपको दिखना चाहिए। जो कंटेंट्स स्क्रीन पर है वो आपको पूरी तरह से दिखे, ताकि आप चाहें तो इसका नोट्स भी अपना प्रिपेयर आप खुद से कर सकते हैं। तो ये दोनों को लेकर के मैंने चला है कि आप लोगों को बेटर मतलब कि सपोर्ट आपको मिल सके, मेरा ये मेन पर्पस है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग वैल्यू की बात करेंगे और किस प्रकार से उस पर हम लोग चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक भी है। तब तक के लिए आप लोग सब अच्छी तरह से पढ़िए, अपना मेहनत ये कीजिए, ध्यान दीजिए, सब कुछ कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।